हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। मैं आपको पढ़ा रहा हूं परसेंटेज। अब तक आपके पास 16 पार्ट्स पहुंच चुके हैं। परसेंटेज काफ़ी लेंथी हो गया। आज आपके पास आने वाला है पार्ट नंबर 17 और ये परसेंटेज का लास्ट पार्ट है। इसमें मैंने परसेंटेज के लगभग सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। अब तक आपने जो पिछले 16 पार्ट देखे या जो आज आप पार्ट देखने वाले हैं 17th पार्ट, अगर आप सभी 17 पार्ट को अच्छे से देखेंगे वन बाय वन और सभी पर आप नोट्स बना लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि परसेंटेज का फिर कोई और क्वेश्चन जो है आपसे मिस होगा। मैंने लगभग हर तरह के क्वेश्चन को अपने इस इन लेक्चर्स में इंक्लूड किया है। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, जैसे कि मिश्रण वगैरह का जो आपका चैप्टर आएगा आगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन का, तो उसमें भी परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज के मैंने वही क्वेश्चन छोड़े हैं जो अदर टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं ये तो नहीं कहता कि हाँ 100% सारे क्वेश्चंस इसमें से ही एसएससी में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने मेरे सभी 17 पार्ट्स को अच्छे से देखा है, उनको क्लियर किया है, उन पर प्रैक्टिस की है, तो इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो भी क्वेश्चन परसेंटेज से आएगा वो आप उसको कर पाएंगे, वो क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। तो आइए देखते हैं कि आज जो है वो कौन सा क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन आज मैंने लिया है उसमें कहा जा रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, 16 होल 2/3% बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरे वर्ष में क्या होता है, 37.5% यानी कि 37 होल 1/2% जो है वो घट गई है। पहले साल में बढ़ी थी और सेकंड साल में क्या हो रहा है, वो घट जाती है। फिर कह रहे हैं कि तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 57 होल 1/7% यानी कि 57 सही 1/7% फिर बढ़ जाती है। वर्तमान जनसंख्या बताइए, जबकि 3 सालों बाद जनसंख्या जो है वो हो कितनी गई है, 1,65,000, 1,65,000। तो मान लेते हैं कि जो वर्तमान जनसंख्या जो है, जो करंट पॉपुलेशन है इस शहर की, वो कितनी है, एक्स है। करंट में अभी वर्तमान में पॉपुलेशन कितनी है, एक्स है। अब एक एक करके वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि पहले वर्ष में क्या हुआ है कि जनसंख्या जो है वो 16 सही 2/3% बढ़ गई है। जरा समझते हैं कि 16 सही 2/3% का क्या मतलब होता है। 16 सही 2/3% मतलब 1/6। 16 सही 2/3% किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है, 1/6 के इक्विवेलेंट है। सोचिए, 6 अगर मैं अपनी पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन 6 मानूं, तो 6 का 16 होल 2/3% कितना हुआ, 1। यानी कि अगर पॉपुलेशन 6 थी तो 6 से बढ़कर कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, यानी कि 7 हो गई। तो अगर पहले वर्ष में हम ये माने कि जनसंख्या जो थी वर्तमान में कितनी थी, एक्स थी, तो जनसंख्या जो है एक साल बाद क्या हुआ है, 6 से बढ़कर 7 हो गई है, यानी कि वो 7/6 हो गई है। क्या मेरी बात समझ में आई? जनसंख्या पहले कितनी थी, 6 थी, और इसका 16 होल, 6 का 16 होल 2/3%, 16 सही 2/3% बढ़ी, यानी कि 1 बढ़ गई। तो जो जनसंख्या 6 थी वो 6 से बढ़कर कितना हो गई, 7 हो गई। तो हम ये कहेंगे कि एक साल बाद जो जनसंख्या थी वो कितना हो गई, 7/6 हो गई है, 7/6 हो गई है। उसके बाद आगे क्या करें, दूसरे साल में क्या हुआ, ध्यान दीजिए। दूसरे वर्ष में 37 सही 1/2 यानी कि 37 होल 1/2% क्या हुआ है, घट गई है। ध्यान दीजिएगा, घट गई है। अब ये जो 37 होल 1/2% है, यानी कि 37.5% जो है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होता है? तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है 3/8, 3/8। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपनी ओरिजिनल जनसंख्या को 8 मानूं, तो 8 का 37 होल 1/2% यानी कि 37.5% क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो इसका 37.5% कितना है, 3। तो अगर जनसंख्या ओरिजिनली 8 थी, तो वो 8 से 3 घट गई, 3 घट गई, यानी कि 8 से अगर 3 घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि एक साल बाद जो जनसंख्या थी उसका वो दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी, क्योंकि दूसरे वर्ष में क्या हुआ है, 37.5% घटी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 37.5% क्या होता है, 3/8 होता है। यानी 8 का 37.5% कितना हुआ, 3 हुआ। तो अगर मैं अपनी ओरिजिनल जनसंख्या को 8 मानूं, तो वो इसका 37.5% क्योंकि 3 हुआ, तो वो 8 से 3 घट जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि दूसरे वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी, यानी कि 5/8 हो जाएगी। इसके बाद तीसरे वर्ष में फिर आगे क्या हुआ है, तीसरे वर्ष में जनसंख्या जो है
वो 57 सही 1/7% बढ़ गई है। अब 57 सही 1/7% का क्या मतलब होता है? 57 सही 1/7 का मतलब होता है 4/7। क्या मतलब होता है? 4/7, यानी कि 7 का 57 सही 1/7% कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्योंकि जनसंख्या बड़ी है, तो अगर मैं ओरिजिनल जनसंख्या को कितना मान लूं 7, तो वो 7 से कितना बढ़ जाएगी? 4 बढ़ जाएगी, यानी कि 7 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो पहले अगर ये मान लूं कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या जो थी 7 थी, तो 7 से 4 बढ़कर वो कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, यानी कि 11/7 हो जाएगी। तो 3 साल बाद जनसंख्या जो है वो ये हो गई है। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या थी कितनी? 1,65,000, यानी कि ये किसके बराबर है? 1,65,000 के बराबर है। इसे मैं हल करूंगा तो x आएगा, और x मैंने क्या माना था? वर्तमान जनसंख्या, यानी कि हमारे पास वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 11 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 11 1 जा एंड 11 5 जा, और उसके बाद ये 3 0, तो ये हो जाएगा 15,000। उसके बाद ये हमारे पास 5 है, 5 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 3000, 3000। और ये कितना हो गया है? 6 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 दा 48, 48 3 दा 144, 144, और कितने जीरो आगे हैं? 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 1,44,000। एक्स का मान कितना आ गया है? 1,44,000, यानी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,44,000 है। स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, बचे का 20% भोजन में तथा 120 रुपए दान में देता है, और ऐसा करने के बाद उसके पास अभी भी कितने रुपए बच जाते हैं? 1400 रुपए बच जाते हैं। हमें बताना है कि व्यक्ति की आय जो है वो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया है कि अपनी आय का 5% यात्रा में खर्च किया। खर्च करने के बाद बचे का, यानी जो उसके पास बचा, उसका फिर 20% जो है वो भोजन में खर्च किया है। तो मान लेते हैं कि व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है? x है। अच्छा, 5% उसने खर्च किया कहां पर? 5% उसने खर्च किया है यात्रा में। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। 5% किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है? 1/20 के। अब बताइए, अगर 1/20 में खर्च कर दूंगा भोजन पर तो बचेगा कितना? भाई किसी भी चीज का अगर 1/20 खर्च कर दूंगा तो 19/20 बचेगा। व्यक्ति की कुल आय कितनी मैंने मान ली है? x। इसमें से भोजन पर कितना खर्च कर दिया उसने? 1/20। तो उसके पास जो बचा वो कितना होगा? 19/20, 19/20। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये बचा हुआ पैसा है। कब बचा हुआ? भोजन पर खर्च करने के बाद जो बचा है वो ये है। इसके बाद बचे हुए पैसे का क्या किया उसने? बचे हुए का 20% उसने कहां खर्च किया है? सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। वो जो 1/20 खर्च हुआ था वो यात्रा पर खर्च हुआ था। बचे का जो 20% है वो कहां खर्च हुआ है? भोजन में खर्च हुआ है। तो अब भोजन पर उसने बचे हुए का कितना खर्च किया? 20%। ध्यान दीजिएगा, 20% का क्या मतलब होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। अब अगर ये बचा हुआ पैसा है और इसका 1/5, 20% मतलब 1/5, 1/5 कहां खर्च किया गया? भोजन पर। अगर 1/5 खर्च कर दूंगा तो बचेगा कितना? 1/5 में खर्च कर दूंगा तो बचेगा कितना? 4/5। तो इसका 4/5 जो है वो व्यक्ति के पास बच गया, ये अभी भी बच गया। अब इसके बाद उसने क्या किया? 120 रुपए दान किए। 120 रुपए दान किए, 120 रुपए दान किए हैं। इसमें मैं कह सकता हूं कि 120 रुपए उसने और क्या किए? दान कर दिए। ठीक है। अगर उसने सॉरी मैंने उल्टा लिखा है, 120 रुपए दान किए तो ये बचा हुआ जो है इसमें से 120 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बता दूं, व्यक्ति के पास शुरू में कितना था? x रुपए था, x उसकी इनकम थी। उसने क्या किया? इसका 1/20 कहां खर्च कर दिया था? यात्रा पर। जब वो x का 1/20 यात्रा पर खर्च कर देगा तो उसके पास बचेगा कितना? 19/20। ये बचा यात्रा पर खर्च करने के बाद। अब इस बचे का 20% उसने कहां खर्च किया? भोजन में। 20% का मतलब 1/5, यानी इस बचे का 1/5 तो उसने खर्च कर दिया भोजन में, तो इसका कितना बचेगा? 4/5। तो ये बचा है भोजन और यात्रा दोनों पर खर्च करने के बाद। अब इस बचे में से उसने क्या किया? 120 रुपए दान दे दिए, तो ये 120 रुपए इसमें से और घट जाएंगे। तो अब जो बचा है वो कितना है? 1400 रुपए। ये हमें बताएगा कि अभी भी 1400 रुपए उसके पास बच गए हैं। इसे हल करेंगे और x आ जाएगा। ये 120 मैं उधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1520, और इधर मेरे पास है x
19/20 मल्टीप्लाई 4/5 और इधर है 1520। इसे हल करिए और x निकाल दीजिए, देखिए किससे क्या कैंसिल हो सकता है। तो मैं 4 से इसको कैंसिल कर सकता हूं क्या, 4 3 जा 12, सॉरी 4 से इसे कैंसिल कर देता, 4 5 जा 20, इसे 19 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 19 8 जा 152 और एक ये 0, 19 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 5 × 5 25 यानी 5 पंजे 25, 25 और 8, 25 और 8 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 और एक 0 ये 2000, तो x बराबर कितना आ गया 2000, यानी कि व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है 2000 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि एक निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर जो है सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर और थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। तो हमको बताना है कि निर्माता के लिए सामान का जो मूल्य है वो बताएं, जबकि ग्राहक को ये कितने का मिला है 9600 रुपए का मिला हो। ग्राहक ने उस सामान को कितने को खरीदा है 9600 रुपए को। पहले क्या हुआ है, पहले भाई जो मैन्युफैक्चरर है जो निर्माता है वो क्या करता है, कितना लाभ लेता है, वो थोक विक्रेता को देता है कितने में 25% लाभ पर, 25% लाभ पर देता है। उसके बाद जो होलसेलर है, होलसेलर क्या करता है यानी थोक विक्रेता क्या करता है, थोक विक्रेता जो है वो फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर, ये 20% लाभ कमाता है। उसके बाद जो है जो फुटकर विक्रेता है यानी कि जो रिटेलर है वो ग्राहक को कितने प्रतिशत लाभ पर देता है 28% लाभ पर बेचता है। भाई समझ लेते हैं कि 25% लाभ यहां कमाया जा रहा है। 25% का क्या मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर इसका हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट देखें, 20% का क्या मतलब होता है 1/5 और 28% का क्या मतलब होता है, तो 28% निकालने के लिए आप ऐसे समझिए कि 4% का क्या मतलब हुआ, 4% का मतलब होता है 1/25 और मुझे कितना चाहिए 28%, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7/25। इसका मतलब जो 28% है वो किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है 7/25 के इक्विवेलेंट है। अब जरा समझते हैं, मान लेते हैं कि निर्माता के लिए, देखिए हमसे पूछा क्या गया है निर्माता के लिए सामान्य का मूल्य बताएं, तो मान लेते हैं कि निर्माता के लिए जो सामान्य का मूल्य था वो कितना था x था, यानी कि निर्माता उसे कितने का खरीदता है x रुपए का खरीदता है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, निर्माता के लिए है ये सामान का कॉस्ट प्राइस, यानी कि निर्माता ने सामान को x रुपए का खरीदा, ऐसा मैंने माना और यही मुझे बताना भी है। तो अब निर्माता ने करा क्या, मैन्युफैक्चरर ने क्या करा 25% लाभ दिया, 25% का मतलब 1/4, यानी कि अगर वो 4 क्या खरीद के लाया तो 4 रुपए पे 1 रुपया वो लाभ कमाएगा। तो अगर वो 4 रुपए पर 1 रुपया लाभ कमाएगा तो वो कितने की बेचेगा, 4 का लाएगा तो बेचेगा कितने का 5 का बेचेगा, यानी कि x रुपए का लाया था तो x के 5/4 रुपए में वो बेचेगा। अब इसके बाद भाई यहां से सामान किसके पास आ गया, होलसेलर के पास। अब होलसेलर को इतने का मिला, अब होलसेलर क्या कर रहा है इसका, वो इस पर 20% लाभ कमा रहा है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि अगर वो 5 रुपए का सामान लाएगा तो 1 रुपया बढ़ा करके बेचेगा, यानी कि 6 का बेचेगा। अगर वो 5 का लाएगा तो 1 बढ़ा करके बेचेगा, यानी कि 6 का बेचेगा। तो अगर वो 5 का लाएगा और 6 का बेचेगा, यानी कि वो इसका कितने पर बेचेगा 6/5 पर बेचेगा। अब सामान होलसेलर से किस पे आएगा, रिटेलर के पास आएगा और रिटेलर क्या करेगा 28% लाभ पर बेचेगा। 28% का क्या मतलब है 7/25, यानी कि अगर वो 25 रुपए का खरीद के लाएगा तो वो 25 रुपए पे 7 रुपए लाभ कमाएगा, यानी 7 बढ़ाकर बेचेगा। 7 बढ़ाकर बेचेगा इसका मतलब 25 का लाएगा तो कितने का बेचेगा 32 का बेचेगा। तो वो अगर 25 का लाएगा और 32 का बेचेगा तो यानी कि 32/25 पर बेचेगा। तो अब सामान जो है वो ग्राहक को मिला, तो ग्राहक को इतने रुपए का सामान मिला और हमें क्या बताया गया ग्राहक को कितने का सामान मिला है 9600 रुपए का, यानी कि ये मूल्य जो है वो किसके बराबर है 9600 रुपए के बराबर है। अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो मेरे पास x आएगा, तो और x क्या है, हमने क्या माना था x कि निर्माता के लिए जो सामान का मूल्य था इसी को मैंने क्या लिया था x लिया था। तो हल करते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 4 अट्ठे 32 और ये 6 और 8 की गुणा करेंगे, 6 गुणा 8 हो जाएगा 48 48, इससे मैं 96 को कैंसिल कर दूंगा 2 और 2 ये 0 200, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा है 25 25, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 25 दूना 50 और 2 0 आगे लगा देंगे, यानी x का मान आ गया 5000 रुपए, इसलिए
इसका मतलब यह है कि निर्माता के लिए जो सामान है उसकी कीमत है 5,000 रुपए। आइए देखते हैं एक और टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस वेन डायग्राम के थ्रू किए जाते हैं और ये ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इन्हें देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छात्र 60 छात्रों की एक कक्षा में, छात्र नहीं है, एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल अंग्रेजी व बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं? इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम को समझना होगा कि वेन डायग्राम का क्या मतलब होता है। वेन डायग्राम में हम दो सेट्स को या दो से ज्यादा सेट्स हों उन्हें गोलों के थ्रू जो है, इस तरह के सर्किल के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सर्किल है वो किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा, किसी एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा सर्किल है वो किसी दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा सर्किल भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब मान लेते हैं कि ये जो इधर वाला जो मैंने सर्किल जो बनाया हुआ है, ये जो मैंने लिया हुआ है, ये सपोज ए है और इधर वाला ये जो सर्किल है इसका नाम क्या है, बी है। तो पहले इसकी मतलब को समझिएगा। अगर मैं ये पोर्शन को देखूं, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो क्या है, ये ए और बी दोनों में कॉमन है। ए और बी में ये वाला जो हिस्सा है ये ए में भी आ रहा है, ए वाले सर्किल में भी आ रहा है और बी वाले सर्किल में भी आ रहा है। इसको वैसे ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, वो सेट थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है। बस आप ये समझिए कि ये वाला जो हिस्सा है ये ए और बी दोनों में आ रहा है। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है, ये अगर मैं पूछूं ये हिस्सा कैसा है, तो आप ये कहेंगे कि भाई ये जो हिस्सा है ये ए में तो आ रहा है, बी में नहीं आ रहा है। ये कौन सा हिस्सा है? ये वो हिस्सा है जो ए में आ रहा है लेकिन बी में नहीं आ रहा है। और इधर जिसमें मैं क्रॉस बना रहा हूं, ये हिस्सा जो है इसे आप कहेंगे कि भाई ये बी में तो आ रहा है लेकिन ए में नहीं आ रहा है। यानी कि यहां पर वो चीजें होती हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, यहां पर वो चीजें होती हैं जो सिर्फ ए में होती हैं लेकिन बी में नहीं होती हैं, इधर वो चीजें होती हैं जो बी में तो होती हैं लेकिन ए में नहीं होती हैं। ठीक है। और अगर मैं पूरा ये ए और बी सब पूरा सारा पोर्शन सारे गोलों का ले लूं तो इसे कहते हैं ए यूनियन बी, यानी कि इसमें वो चीजें होती हैं जो या तो ए में होती हैं और या फिर बी में होती हैं, या तो ए में होती हैं या बी में होती हैं। ठीक है। अगर कोई चीज इसके बाहर आ जाए तो फिर मैं ये कहूंगा कि वो ना तो ए में है और ना ही बी में है। ये वेन डायग्राम होता है। अब इस वेन डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कितनी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो हिंदी बोलने वाले छात्र हैं, जो हिंदी बोलने वाले छात्र हैं उसके लिए मैंने एक ये गोला बना लिया है और इसको लिख दिया है एच, एच से, एच फॉर हिंदी। और जो अंग्रेजी बोलने वाले छात्र हैं उनके लिए भी मैंने एक गोला बना लिया है और उसको लिख लिया है मैंने ई फॉर इंग्लिश। यानी इसमें जो है इस गोले के अंदर उन छात्रों को रखा जाएगा जो इंग्लिश बोलते हैं और इस गोले के अंदर उन छात्रों को रखा जाएगा जो हिंदी बोलते हैं। अच्छा, फिर इसमें किसको रखा जाएगा, इस पोर्शन में किसको रखा जाएगा? इसमें जाहिर सी बात है हम उन छात्रों को रखेंगे जो हिंदी में भी आते हो, इंग्लिश में भी आते हो, यानी कि जो हिंदी भी बोल सकते हो और इंग्लिश भी बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ आप किन छात्रों को रखेंगे? यहाँ आप उन छात्रों को रखेंगे, ये वाला जो पोर्शन मैंने बनाया, ये इतना पोर्शन जो मैं बना रहा हूं इस साइड का, इसमें आप किन छात्रों को रखेंगे? जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते हैं। अगर मैं इधर की बात करूं, ये वाला जो पोर्शन है ये इधर का, ये और ये वाला जो इस साइड का हिस्सा है, ई का जो इधर का हिस्सा है, इस हिस्से में कौन से छात्रों को रखा जाएगा? उन छात्रों को रखा जाएगा जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है कि कक्षा में 40% केवल हिंदी बोलते हैं। 40% छात्र कौन से हैं? जो केवल हिंदी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश वो नहीं बोलते हैं। तो केवल हिंदी वाले कहां रखे जाएंगे? इधर। ये आ गए 40%। 40% मेरे किधर रखे हैं? इस हिस्से में। ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहे हैं? 25% छात्र जो है वो केवल अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश बोलते हैं। तो 25% छात्र जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं वो किधर रखे जाएंगे? इस वाले हिस्से में रखे जाएंगे। ठीक, ये 25% ये हो गए। अब बाकी के जो छात्र हैं, बाकी के छात्र जो हैं वो क्या है? वो दोनों भाषा बोल सकते हैं। बाकी के छात्र कितने बचे भाई? 40% तो इधर आ गए और 25% इधर आ गए, तो 40 और 25 कितने हो गए? 65।
बाकी कितने प्रतिशत बचे? 35%। तो वो 35% कहाँ पर होंगे? वो 35% यहाँ पर होंगे। 35% यहाँ पर होने का मतलब 35% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ऐसे कितने छात्र हैं, कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं वो है 25%। लेकिन मैं पूछूं कि ऐसे कितने छात्र हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले छात्र मतलब ये सारे, यानी कि 25% ये वाले जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं और 35% ये वाले जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो भाई ये वाले 35% भी तो इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इंग्लिश कितने प्रतिशत छात्र बोलते हैं, तो आप कहेंगे 25 + 35 यानी कि 60% छात्र। 60% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। अगर मैं पूछूं कि कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो आप कहेंगे 40 + 35 75% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? कितने प्रतिशत छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, हमसे ये नहीं पूछा गया कि कितने प्रतिशत छात्र सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत छात्र, सॉरी कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। तो भाई हमें पता चल गया है कि 60% छात्र जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं। और कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 60 ही विद्यार्थी हैं। तो 60 में से 60 का 60% जो होगा वो अंग्रेजी वाले होंगे। तो 60 का 60% कैसे निकालेंगे? 60/100, यानी कि 2 0 ये कैंसिल कर दिए तो 6 6 36, यानी कि 60 में से 36 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं एक और वैसा ही क्वेश्चन जिसमें कहा गया है एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, मैथ्स में पास हो गए, कितने? 65%। और 48% छात्र भौतिक में पास हुए, यानी कि 48% कहाँ पास हो गए हैं? फिजिक्स में पास हो गए हैं। और 30%, 30% जो है वो दोनों विषयों में, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। हमको बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप एक गोला बना लीजिए किसके लिए? मैथ्स के लिए, और एक बना लीजिए किसके लिए? फिजिक्स के लिए। यानी कि एक मैंने बना लिया है गणित के लिए और दूसरा मैंने बना लिया है भौतिकी के लिए, यानी भौतिक के लिए। तो हमसे क्या कहा गया है? परीक्षा में कितने छात्र पास हुए? 65% छात्र गणित में पास हुए। ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पर, 65% छात्र गणित में पास हुए हैं। ये नहीं कहा कि 65% छात्र सिर्फ गणित में पास हुए हैं। अगर सिर्फ गणित में होते तो 65% यहां रख देता मैं, लेकिन कहा है 65% छात्र गणित में पास हुए, यानी कि पूरे गोले में 65% आना चाहिए। तो अभी मुझे यह नहीं पता कि यहां पर कितने आएंगे और यहां पर कितने आएंगे। ठीक, इसी तरह से 48% छात्र जो हैं वो भौतिक में पास हुए। ये नहीं कहा जा रहा है कि 48% छात्र सिर्फ भौतिक में पास हुए, 48% कुल हैं ऐसे जो भौतिक में पास हुए, यानी कि फिजिक्स में पास हुए। यानी इस पूरे गोले में कितना आना चाहिए? 48%। आगे क्या करें? 30% दोनों में पास हुए। तो ये दोनों वाले तो समझ में आ रहे, कहां रखे जाएंगे? 30% दोनों में पास हुए, यानी कि ये कहां आएंगे? 30% इसमें आएंगे। 30% कहां पर आ गए भाई? प्रतिशत का निशान छोटा सा बना दिया है, कितना है? 30%। तो 30% जो है वो यहां पर आ गए। अब ध्यान दीजिए, मैथ में कुल कितने पास हो रहे हैं? 65%। मैथ्स में टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 65% स्टूडेंट पास हैं। 30% तो ये वाले हो गए। अब 65 में से अगर ये 30 मैं माइनस करूं तो बचे 35% कौन से होंगे? वो वाले होंगे जो सिर्फ मैथ में पास हुए लेकिन फिजिक्स में पास नहीं हुए, यानी कि जो गणित में पास हुए लेकिन भौतिकी में पास नहीं हुए। अब जरा 48% छात्र जो हैं वो भौतिक में पास हुए, ये भी हमको बताया गया है। तो 48% टोटल होने चाहिए, 30 तो मैं ले चुका हूं, यानी कि बचे हुए 18% कौन से होंगे? वो वाले जो सिर्फ भौतिक में पास हुए लेकिन गणित में पास नहीं हुए। अब स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हो गया है भाई। 35% छात्र वो वाले जो सिर्फ मैथ में पास हैं, 30% वो वाले जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हैं, 18% वो वाले जो फिजिक्स में पास हैं। यानी कि ये अगर मैं सारे जोड़ लूं, 35, 30 और 18, अगर मैं सबको जोड़ूं तो ये हो जाएगा 3 7 और 1 8, 83% छात्र ये टोटल हो गए हैं। ये 83% छात्र अगर मैं पूछूं तो कौन से हैं, तो आप कहेंगे भाई ये 83% जो छात्र हैं इनमें वो छात्र हैं जो या तो मैथ में पास हो गए, सिर्फ मैथ में पास हो गए, या फिर सिर्फ भौतिकी में पास हो गए, और या फिर दोनों में पास हो गए।
यानी कि ये 83% वो छात्र हैं जो किसी ना किसी में पास हुए। अगर मैं बचे हुए 17%, भाई 17% जो छात्र बचे हैं वो कहाँ हैं? वो ना तो मैथ में हैं, ना तो वो मैथ में पास हुए, ना ही वो फिजिक्स में पास हुए। तो मैं कह सकता हूं कि जो बचे हुए 17% छात्र हैं वो दोनों में फेल हो गए। हमसे क्या पूछा गया है? कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हो गए? तो भाई जो बचे हुए 17% छात्र हैं उनका क्या हुआ? वो दोनों में फेल हो गए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आपकी परसेंटेज की इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है? यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न जो है वो कितना हो जाता है? 5/12 हो जाता है। मूल भिन्न यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो बताओ। तो मान लेते हैं कि जो मूल भिन्न है यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो कितना है? x/y है, x/y है। अब भाई किसी चीज को जब हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि कोई भी चीज अगर जैसे कि ये a है, तो अभी ये a अपने आप में कंप्लीट है, संपूर्ण है, इसे हम क्या कहेंगे? ये 100% है। अगर मुझे इसको 20% बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? a में, भाई इसमें अगर मैं 20% बढ़ाऊं तो मैं इसमें क्या करूंगा? 20% जोड़ूंगा। किसका? a का। यानी कि ये तो खुद में 100% है ही, इसमें 20% a का और जोड़ दें तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा? ये 120% हो जाएगा। किसका? a का। यानी अगर मैं a को 20% बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? a का 120% कर देना है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ये 20% बढ़ जाएगा। अगर कोई आपसे कहे भाई ये p है, इसे जो है वो 30% बढ़ा दो, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे p को 130% कर दो, तो ये 30% बढ़ जाएगा। कोई अगर कहे भाई ये q है, इसे आप 20% कम कर दो, तो ये अपने आप में 100% होता है। 20% इसमें से इसी का माइनस करना है। यानी a को अगर मैं 80% कर दूं तो ये q को अगर मैं 80% कर दूं तो ये q क्या हो गया? 20% कम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे किसी में 50% का इंक्रीमेंट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा? 100 में वो 50 ऐड कर देना है। तो इस क्वेश्चन में हमने ले लिया है कि जो मेरा मूल भिन्न है वो कितना है? x/y है। अब x/y में ये जो ऊपर होता है इसको क्या कहता हूं मैं? अंश। यही तो होता है ना, अंश। और जो नीचे है वो क्या होता है? हर। तो कह रहे हैं कि भाई अंश को जो है वो कितना बढ़ा दो? अंश को कितना बढ़ाना है? 200%। तो अंश को अगर 200% बढ़ाना है तो क्या करना होगा? 200% बढ़ाने के लिए 100 में 200 ऐड करिए, यानी कि x को कितना कर दीजिए? 300% कर दीजिए। ठीक। और हर को कितना बढ़ाना है? हर में 350% की वृद्धि करनी है। 350% की तो वृद्धि करनी है, तो 100% तो वो पहले से था, 350 की वृद्धि करेंगे, यानी कि हर को हम कितना कर देंगे? 450% कर देंगे। और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से जो परिणामी भिन्न हो जाता है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 5/12। अब आप इसको हल करें तो आपके पास x/y ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत मैंने काट लिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, और बाकी 3 से मैं इस 12 को काट दूंगा, 3 चौक 12, और ये 2 इधर गुणा में चला जाएगा, 8 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5/8। तो x/y जो है वो कितना आ गया है? 5/8। तो कांग्रेचुलेशंस, आपका परसेंटेज कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं सभी टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड कर सकूं अपने इन लेक्चर्स में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा सकूं। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत आसान तरीके से, अच्छे तरीके से, स्लोली आपको समझा सकूं। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट जो है वो कुछ अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको फ़ायदेमंद, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब इसके बाद मैं रेशो और प्रोपोर्शन शुरू करूंगा, उसकी एक सीरीज शुरू करूंगा। देखिए इन चैप्टर्स को लेने का मेरा मकसद ये है कि परसेंटेज मैंने क्यों लिया पहले, क्योंकि परसेंटेज जो है वो पूरी अर्थमेटिक की जान है एक तरह से। जो बेसिक चैप्टर है वो परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, ये आपके चैप्टर जो होते हैं ये बेसिक चैप्टर माने जाते हैं।
क्योंकि देखिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको उसमें परसेंटेज का सामना करना ही पड़ेगा, रेशियो प्रोपोर्शन का सामना करना ही पड़ता है। आप कोई भी टॉपिक उठाइए, नंबर सिस्टम्स है, इनका सामना आपको करना ही पड़ता है। तो इसके लिए हमने ये सोचा है कि पहले जो हमारे बेसिक चैप्टर हैं उनको हम कंप्लीट करें, ताकि आपका थोड़ा सा फाउंडेशन बिल्डअप हो और फिर आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आए। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया है अब तक, उसी तरह से हम आपका साथ आगे भी चाहते हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू।